वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए आज हम देखते हैं बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है इस वर्ष की मैट्रिक की परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, उस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है उसे देखना है। ऑब्जेक्टिव में कुल प्रश्न जो है वो 80 पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन होंगे टोटल ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से जवाब कितना देना है तो 40 प्रश्नों का जवाब आपको देना है और प्रथम 40 जवाब दिए गए प्रश्नों की जांच होगी। यानी ऊपर से जो 40 ठो आपका मिल जाएगा जवाब, उसके बाद कंप्यूटर 41वां आपका नहीं लेगा, चाहे वे सही हो या गलत। मान लीजिए 40 के बाद भी आप कुछ ने सही जवाब दिए हुए हैं तो बस 40 में वो देख लेगा कि कितना सही और कितना गलत है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जिसका सही जवाब उत्तर मालूम हो आपको उसी का उत्तर बताएं, क्योंकि ऊपर से मान लीजिए कि आपने कुछ क्वेश्चंस गलत दे दिए, 1 से लेकर 40 का लगातार जवाब दिया और उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 41 नंबर के बाद वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सही मालूम थे और उसका जवाब आपने बाद में उसका भी दिया, लेकिन लेगा वो कौन सा, तो ऊपर से 40 प्रश्नों को वो ले लेगा और इस तरह से जांच करेगा। तो ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपके पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए उसकी चिंता किए बगैर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चों को इसका लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और इसका सही उत्तर है बी यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो f बराबर r/2 होता है, r/2 होता है और ये ऑप्शन बी यहां पर आपका सही दिखाई दे रहा है, यानी f बराबर r/2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कम से कम दूरी क्या है, और वो होती है 25 सेंटीमीटर, जो आप लोगों को बताया गया है पहले से भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो इसका सही उत्तर है लाल, यानी कि लाल रंग जो है वो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आता है और सबसे ऊपर आया इसका मतलब कि सबसे कम झुका होगा। तो इसका सही उत्तर है सी यानी कि लाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी जो छवि मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये तो आपको बताया ही गया है कि ये वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण होता है, यहाँ पर ऑप्शन 4 ठो दिए गए हैं। तो इसमें सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और ये दर्पण जो होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का ही उपयोग हम दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी करते हैं, हजामती शीशा के रूप में करते हैं, जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को
ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो होता है अवतल लेंस। और आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी अवतल लेंस इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी किससे हम इनमें से किससे विद्युत धारा की उपस्थिति की पहचान करेंगे कि विद्युत धारा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और ये उपकरण है आपका गैल्वेनोमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ यानी दाहिने हाथ के अंगूठे को नियम को किसने प्रतिपादित किया, और इसका उत्तर आप जानते हैं कि ये थे आपके मैक्सवेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सवेल दिखाई दे रहा है डी नंबर पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल यानी डी। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है और अलग अलग वीडियोज में जो है इसके कोई फ्लेमिंग कहता है, कोई मैक्सवेल कहता है, लेकिन सही उत्तर जो होगा वो मैक्सवेल ही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और ऑप्शन आपका ए दिखाई दे रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी वोल्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है यानी कि जब हम श्रेणी क्रम में संयोग करते हैं प्रतिरोधों का, तो उनका एक एक करके जुटते चला जाता है, यानी R1 + R2 + R3, और इस तरह से बढ़ जाता है, काफ़ी अधिक हो जाता है और समांतर क्रम में घटता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि इसका सही उत्तर श्रेणी क्रम ही होगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर समांतर क्रम भी दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों ने बताया है ऐसा। तो इसका सही उत्तर है श्रेणी क्रम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, प्रकृति कैसी होती है, यानी वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है। तो चुंबकीय बल रेखा को तो हम देखते हैं ही नहीं, वो तो हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो काल्पनिक होता है, कल्पना की गई चीज होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल, और ये ऑप्शन आपका सी सही दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, इनमें से कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या क्या है। तो यहाँ हमें सौर ऊर्जा दिखाई दे रहा है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी इसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को हमने देखा कि हम लोग सोलर प्लेट में लेकर के और फिर इसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, और यह लेंस जो होता है वो आपका होता है अवतल लेंस। किसको कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्राथमिक वर्ण प्राइमरी कलर्स जो हैं वो लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों जवाब सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग यानी आँख के अंदर जितने भी भाग हैं, पार्ट हैं, उनमें कलर्ड कौन होता है, किसका रंग, किसमें रंग होता है, तो ये पार्ट जो होता है वो आपका है आइरिस। ध्यान दीजिएगा, आइरिस जो है यही आँख का रंगीन भाग होता है। आगे चलते हैं
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 HP यानी हॉर्स पावर कितने के बराबर है? किसके बराबर है 1 HP? इसे हम लोगों को देखना है और इसका सही उत्तर आप सब लोग जानते हैं कि 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 746 वाट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या होता है जी मैग्नीफाइंग ग्लास? तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस। आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में जो रहता है एक हैंडल लगा हुआ है, यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है, यही है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि विशालक शीशा, विशाल कर देने वाला, किसी तस्वीर को बड़ा कर देने वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण हैं, यानी कौन सा कण गति करता है? विद्युत धारा में कौन सा कण गति कर रहा होता है? तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो ये होता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ऐसा ही मात्रक, लेकिन इसी को बड़े लेवल पर जब लेकर जाते हैं तो ये एम्पियर घंटा में भी बदल जाता है। यानी एम्पियर घंटा जो होता है वो कूलम्ब का ही समतुल्य एक नाम हो गया। कूलम्ब को जब बड़े लेवल पर ये कर देते हैं तो आवेश का मात्रक, यानी आवेश का मात्रक ये जो होता है हमारा एम्पियर घंटा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ कूलम्ब नहीं दिया है तो आप घबराएंगे नहीं। तो ये यही चीज़ है आपका एम्पियर घंटा जो होता है वो आवेश का मात्रक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आप जानते हैं वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड यानी ऑप्शन आपका ये ए सही हो जाएगा। जूल प्रति सेकेंड इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते ही हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो यहाँ आपको वो 2NH3 ये दिखाई दे रहा है, यहाँ है CO2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना क्या है? तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, यानी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कली चूना पर जल डालने पर उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है जिस अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे ज़्यादा यानी तेजी से प्रतिक्रिया करने वाला कौन है? ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें Cu है, Hg है, Ag है और Au है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होता है वो कॉपर होता है, यानी Cu। देख लीजिए इस श्रेणी को, तो Cu इसमें ऊपर है और जो आपका ये Ag है वो नीचे है। तो बहुत लोग Ag जवाब दे रहे हैं, लेकिन नहीं, Cu जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। प्रश्न की अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है CaOH2। CaOH2 यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो जो लाल को नीला करता है वो क्षारीय विलयन होता है और उसका pH जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी 7 से अधिक में ये 11 भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डी सही जवाब इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपने पढ़ा है, तो एल्काइन में कहा जा रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच कितना सहसंयोजक बंधन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 बंधन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपका सही उत्तर जो हो जाएगा सी में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, और ये ऑप्शन ए पर दिखाई दे रहा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, C6H12O6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, उन्हें साबुन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी CHO को क्या कहते हैं? तो ये जो होता है एल्डिहाइड का नाम, एल्डिहाइड है इसका नाम, CHO का नाम जो है क्या है? एल्डिहाइड। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है कि कुछ नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है कि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। आप देखिए यहाँ फिगर में, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है घटती है बाएं से दाएं जाने पर, तो इसका ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कम अधातु जो है, अधातु गुण जिसमें सबसे कम है उसको पहले रखना है, उसके बाद उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, इस तरह से। तो ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में हमें लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। और आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है वो एक उपधातु होता है, यानी मेटलॉइड होता है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उपधातु याद कर लीजिएगा कि सिलिकॉन उपधातु है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व, और ये आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो विद्युत धनात्मक तत्व है, क्योंकि इस पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जब इसका आयन बनेगा, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो विद्युत धनात्मक तत्व ये कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, यानी किस राज्य में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? तो ये है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में किसे डुबा कर रखते हैं? तो बार बार आप पढ़ते आए हैं कि सोडियम होता है जिसे केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक से क्या क्या इसमें से बनाया जाता है? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ। तो हम देख रहे हैं कि सभी जो हैं वो अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? और वो जो होता है आपका सिलिकॉन अर्धचालक होता है, इसी का उपयोग किया जाता है सौर सेल में, यानी सोलर प्लेट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ध्यान देने वाली बात है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो नहीं आ गया, यानी कि 3 ठो होता है और एक नहीं होता है। तो एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, लेकिन नहीं किसका होता है? सीएनजी का। तो सीएनजी तो गाड़ियों को चलाने के काम में आता है, तो ये हम देख रहे हैं, तो इसका उत्तर सीएनजी हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2Cu + O2 2CuO बना रहा है। इधर ये अभिकारक है और ये प्रतिफल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है, यह संतुलित कब कहलाता है? जब उसके प्रतिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या, जिसका जितना परमाणु है उतना लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो, तब कहते हैं कि वो संतुलित है, और नहीं हो तो संतुलित नहीं है। यानी यह चीज़ आप काउंट कीजिएगा तो ये बी में मिल रहा है कि यह जो है वो संतुलित समीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी तीनों जो है संतुलित हैं, यानी ए, सी और डी संतुलित हैं, बी जो है संतुलित नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जो होता है वो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब सबसे कम प्रभाव डालने वाला अम्ल है। तो ये होता है CH2CO3COOH, यानी कि ये हो गया आपका सबसे दुर्बल अम्ल। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट अयस्क है, यानी किसका अयस्क है? क्रायोलाइट। तो अयस्कों के बारे में आपने पढ़ा है कि यह जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम का अयस्क। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है वो 19 होती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, और इसलिए इसे जो है हम ऑप्शन ए सही मारेंगे, यानी कि मेथेनोइक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कड़ा एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो है वो है आपका C2H5OH, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, C2H5OH, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एल्काइन कौन है? यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन कौन है इसमें से? तो ये देखने पर पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो ए सही दिखाई दे रहा है, यानी C2H2। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सी और सी एक दूसरे के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड से मान लीजिए कि जुड़ गए इधर इधर, और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका C2 और H2, यानी कि यही आपका एल्काइन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी ग्लूकोज का देखा था और यहाँ पूछ रहा है चीनी का क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। याद कर लीजिएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, यानी 3। अगला प्रश्न है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, यानी किस तरह के बीजों का उपयोग किया जाता है श्वसन का अध्ययन करने के लिए?
तो सूखा बीज तो करते नहीं हैं और उबला हुआ बीज भी नहीं कर पाते हैं, कुचले हुए बीज भी नहीं हो पाएंगे। तो इसका अंकुरित बीज यानी अंकुरित बीज से हम श्वसन का अध्ययन करते हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? हाँ, वृक्क को किडनी भी कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो किडनी में से क्या होता है, किस प्रणाली का हिस्सा है? तो उत्सर्जन यानी शरीर से जो है वो पॉइजनस चीज़ों यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकलता है। ब्लड से ये प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके और गंदे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो यह उत्सर्जन का एक हिस्सा है किडनी हमारा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं? यानी कि जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर किसे पहुंचाया जाता है पौधों में? तो इसका सही उत्तर है पानी, यानी पानी को पहुंचाता है जाइलम जो है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, आप लोग तो बड़े हो गए हैं कि श्वसन के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को नियंत्रित किया जाना यानी उसको खराब होने से बचाने वाला इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीन। ऑक्सीन इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए आपका ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एथिलीन किए हैं। तो एथिलीन तो पकाने का काम करता है, तेजी से पकाता है, और ऑक्सीन जो है उसको पकने से नियंत्रित करता है। पकने की गति को जो है वो कम कर देता है, उसके खराब होने की गति को कम कर देता है। तो ऑक्सीन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन के उस हिस्से को डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। और ऑप्शन यहां आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? यानी आपातकाल का हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? और वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कि आपातकाल के हार्मोन के रूप में जो है वो हम एड्रीनेलिन, ध्यान दीजिए एड्रीनेलिन। तो ये आपका ऑप्शन ए सही दिखाई दे रहा है। तो एड्रीनेलिन को आपातकाल का हार्मोन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी कि ऐच्छिक क्रिया है, और ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा से किया जाए तो इसमें 3 ठो उल्टी होना, ये तो आपकी ऐच्छिक क्रिया नहीं है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी ऐच्छिक नहीं है। दिल का धड़कना, ये भी ऐच्छिक नहीं है, आपके मन से तो दिल धड़कता नहीं है। तो चबाना जो है, जब मन करता है तभी चबाते हैं यानी इच्छा के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? डी। तो डी उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। मानव, अब अगला प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है, यानी कितनी होती है, कितने दिनों तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है? तो इसका सही उत्तर है 270 दिन। 270 दिन यानी कि 270 डेज, और ये ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? और इसका सही उत्तर है कि ये 1985 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था, याद कर लीजिएगा एकदम। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? यानी मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन इन दी गई चीजों में से किस में होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट जो है ना, ऑप्शन ए, यही इसका सही उत्तर होगा। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो 65 का आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में कि निम्न में से
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस से संबंधित है। सांस लेने से आती जाती यानी लग सकती है, तो सांसों के द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है, इसमें दो ठो दिखाई दे रहा है, एक बी दिखाई दे रहा है और एक ये, यानी टीबी और निमोनिया। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है बी एवं सी दोनों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य और अन्य मांसाहारी किसका पाचन नहीं करते, तो वो होता है सेलुलोज। प्रोटीन वसा का तो पाचन हो जाता है और सेलुलोज का नहीं हो पाता, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण यानी दिमाग के अंदर के नसों का फट जाना, ये ब्रेन हैमरेज कहलाता है और इसमें आदमी बेहोश हो जाता है, बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। तो ये होता है हाइपरटेंशन के कारण। ये देखिए दो ठो नाम, ये हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दिखाई दे रहा है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, तो ये होता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन याद रखिएगा, हाइपोटेंशन मत मार दीजिएगा। तो हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हैमरेज होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, यानी कौन है परजीवी और पादप। परजीवी यानी दूसरे से अपना भोजन ले, अब पादप मतलब पौधा, तो ये होता है आपका कसकूटा। ये देखिए पेड़ पर लिपटा हुआ रहता है और पेड़ से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा हृदय से पूरे शरीर में रक्त को यानी खून को पंप किया जाता है, धक्का मारा जाता है, तो वो होता है निलय। एक ठो बायां निलय और एक ठो दायां निलय, आपको जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसके द्वारा तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है किस विधि से होता है, और इसका सही उत्तर है ए, मुकुलन। उस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। देखिए मुकुलन कैसे, एक बार होता है, टूट गया, फिर दूसरा जन्म ले लिया, दूसरे में से टूटकर तीसरा जन्म लिया, इस तरह से ये होते जाता है, तो इसे मुकुलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बता रहा है कि जनन संचारित रोग हैं। ये आपको दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन जनन संचारित हैं, यानी जनन के दौरान जो होता है ये बीमारी लग सकती है, हो सकती है। तो इसमें देखिए सिफिलिस भी है, ऐसी ही बीमारी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है। यानी ये सभी जो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, डी, यानी कि ये जनन संचारित रोग हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है। तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं, ये आप पढ़ते आए हैं। और यहाँ फिगर में देखिए बाह्य दलपुंज, ये नीचे झुक जाता है और तब फूल उसमें से निकलता है, यानी सबसे बाहर जो घेरे रहता है उसको वही बाह्य दलपुंज होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ए में जो होता है वो बी एंटीबॉडी होता है, और बी में पूछेगा तो ए एंटीबॉडी होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में इनमें से कौन नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी नहीं करता है कौन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित, तो इसका सही उत्तर है गैस्ट्रीन। यानी ये तीन जो हैं वो करते हैं और ये गैस्ट्रीन जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पादप वृद्धि हार्मोन, इसमें से पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, यानी पौधों में वृद्धि कराने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है जिब्रेलिन, और आपका ए नंबर पर जिब्रेलिन दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका सही उत्तर ए हो जाएगा जिब्रेलिन। तो पादप के देखिए जिब्रेलिन को डालने पर, दे देने पर पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं, यानी वृद्धि करने लगते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से ये स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
और अगला प्रश्न ये आपके सामने, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितना जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है मुख गुहा में? तो ये बता रहा है कि आप जानते ही हैं कि 3 जोड़ा यानी 6 ठो। तो 3 जोड़े जो होते हैं वो लार ग्रंथियों के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन क्या है इसके बारे में देखना है। ऑप्शन देखते हैं। एंड्रोजेन है तो एंड्रोजेन क्या है? ऑप्शन दे रहा है मेल हार्मोन है कि फीमेल है कि पाचक रस है कि पैराथायरॉयड हार्मोन है। तो इसमें से इसके सही जवाब है एंड्रोजेन जो होता है मेल हार्मोन होता है और इसका सही उत्तर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजेन। और अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसका सही जवाब आप जानते हैं कि मेंडल ने ये प्रयोग किया था। तो मटर पर जो है प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को किसने चुना? मेंडल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमने पूरे 80 प्रश्न अभी देखे और आशा है कि ये सभी प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जैसे ही वीडियो को देखेंगे ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएंगे। और संभावना ये है कि अधिकांश क्वेश्चन यानी ये 80 आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 40 प्रश्न इसमें से आसानी से हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, और 40 हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। 40 सही अगर आपने बना दिया तो बिल्कुल ही आपके लिए बेहतर होगा। और ध्यान ये रखिएगा कि शुरू से देखते जाइएगा और जो आपको एकदम कंफर्म हो कि हाँ ये उत्तर सही है तभी आप उस पर उसको ये कीजिएगा, OMR शीट में आप उसको कलर कीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा भी सस्पिशन हो उस क्वेश्चन को छोड़ते चले जाइएगा, क्योंकि लगातार ऊपर से ही केवल वो उठा लेगा। आप गलत भी जवाब दिए हैं तो ऊपर से वो 40 क्वेश्चन को उठा लेगा कंप्यूटर। आपने बाद में सही भी जवाब दिया है तो उस सही से उसको मतलब नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।